हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ब्लैक डायमंड चैनल पे ला के आप वीडियो देख रहे हैं, सर्च कर करके वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पूरी तरह से फ्री है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इस वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। सैलरी क्या है, जॉब क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है तो क्या वो एक्सटेंड होगा नहीं होगा, वहाँ के लोकल कंडीशंस क्या है, मतलब वहाँ पे जो अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं उनके साथ उनका क्या कंडीशन, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे एक मोटिवेशन मिलता है यार। एक मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, तो वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ओवरमैन और माइनिंग सरदार दोनों का ही वैकेंसी आया है। और इस बार खास बात यह है कि जो बच्चे एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए तो है ही वैकेंसी, जो अनएक्सपीरियंस है यानी जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा प्लस ओवरमैन सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उनको मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, आपको मैं एक बार वेबसाइट बता देता हूँ। आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको WBPDCL लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका वेबसाइट स्क्रीन में आ जाएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो। यहाँ पे WPDCL.co.in में क्लिक करेंगे, आपका वेब साइट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाके आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी चीजें अगर यहाँ पे आप जाके पढ़ना चाहते हैं सब माइंस के बारे में, कहाँ कहाँ माइंस है, तो आप पर्टिकुलरली इस माइंस वाले सेक्शन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, बरजोरा कोल माइंस, बरजोरा नॉर्थ कोल माइंस, है ना, ये सब आप देख सकते हैं। पचवाड़ा नॉर्थ कोल माइन, सब आप चाहें तो पूरा डिटेल में माइंस का लोकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये सब पूरा आप देख सकते हैं डिटेल। हालांकि हम लोग कैरियर टैब में जाते हैं। ठीक, कैरियर टैब में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, आप एडवर्टाइजमेंट में डाउनलोड में क्लिक करेंगे। जब अप्लाई का टाइम आएगा तो यहीं पे अप्लाई का ऑप्शन देगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आपका एक पेज ओपन होगा जो रीडायरेक्ट हो जाएगा एक पेज पे। उसके बाद फिर आप उस फॉर्म को भरेंगे, फिर आप आगे का जो अपलोड वगैरह करना वो करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ मेरे पास है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब डिटेल में मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी इन द सेंस कि जो वहां पे करियर अगर बनाना चाहते हो, आप फ्रेशर हो चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है, दोनों के लिए बेटर है। गवर्नमेंट जॉब से बेटर तो नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटीज होती है। लेकिन अगर आप कहीं पे प्राइवेट में काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं दूसरे जगह पे कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं, तो उससे बेटर है द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस बेसिस पे, और फ्रेशर्स दोनों के लिए है। कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का जॉब है। शुरू में आपका 3 साल का जॉब एक रहने वाला है, उसके बाद फिर इसका एक्सटेंशन भी होता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन भी होता है। इसके बाद हो सकता है कि 3-3 साल में एक्सटेंशन हो, या फिर हो सकता है साल भर में एक्सटेंशन हो। अभी तक जो बच्चे वहां पे जॉब कर रहे हैं, अभी तक किन्हीं को नहीं निकाला गया। 3 साल पार हो चुका है, उनका जॉब एक्सटेंशन फिर से 3 साल का मिला है। हर साल उसका असेसमेंट किया जाता है, प्रोफेशनल असेसमेंट इसको बोलते हैं, बट जॉब किन्हीं का नहीं गया है। फिर भी आप एक मोटा मोटी अंदाज लगा सकते हैं कि यार कम से कम 9 साल आपका जॉब रहने वाला है। गारंटी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई चीज की गारंटी नहीं होती, लेकिन अभी तक किसी को निकाला नहीं गया है। ठीक है, चलिए ये देख के आप समझ सकते हैं कि आपका एक तरह से लंबा टाइम के लिए आप सोच सकते हैं, उस टाइम में आप कहीं और भी स्विच कर सकते हैं बेटर कंपनी में। पहला जो वैकेंसी है वो है ओवरमैन का। ओवरमैन का वैकेंसी में 65 वैकेंसीज आई है। ठीक है, 65 वैकेंसीज में अब 2 कैटेगरी में वो वैकेंसी डिवाइड होता है। सबसे पहला है कि अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग किया है और आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, तो ओवरमैन सर्टिफिकेट आने के बाद यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ओवरमैन सर्टिफिकेट आने के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइंस में। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड भी नहीं लिखा है, ओपन कास्ट भी नहीं लिखा है, तो कोल माइंस में 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपका है ओवरमैन के बाद, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका 41,000 रुपया है। इसमें माइन अलाउंस भी मिलते हैं और एचआरए भी मिलता है। तो 41, फिर आप इसमें 3-4 हजार रुपया जोड़ दीजिए, आपका 44, फिर उसमें माइनस कीजिएगा पीएफ वगैरह का, मतलब 40-41 के आसपास कट छट के ऑन ग्रोस आपका सैलरी मिलने वाला है। एचआरए को हम इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वो पैसा आपको फिर कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाएगा। एक तो कैटेगरी ये हो गया। ठीक है, दूसरा कैटेगरी है कि अगर आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, मतलब आप फील्ड से बने हैं, माइनिंग सरदार का एग्जाम देके फिर ओवरमैन बने, फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट का एग्जाम दिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट है आपके पास,
तो ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद अगर आपके पास 5 साल का, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक जस्ट अ सेकेंड, पहला वाला जो क्वालिफिकेशन इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन बोला, मतलब ओवरमैन के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी पोस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब आपके पास 5 साल का टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस है ना कोई भी स्टेचुअरी सर्टिफिकेट के ऊपर। जैसे मान के चलिए आपके पास सरदार सर्टिफिकेट था, सरदार सर्टिफिकेट के बाद आपके पास मान के चलिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसी बीच में आपने ओवरमैन बनाया, ओवरमैन के तौर पे मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका 5 साल से ऊपर हो रहा है, स्टेचुअरी सर्टिफिकेट के बाद काउंट होता है, ठीक है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, कोल माइंस में अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। ओवरमैन के तौर पे जरूरी नहीं है। 41,000 रुपये आपका पेमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा मैंने आपको कट छट के बता दिया, 1800 रुपये पीएफ कटेगा, 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, ठीक है। कुल मिलाकर 2000 रुपये आपका डिडक्शन है, जोड़ के आप उसमें माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कंसोलिडेटेड पे मिलता है। दूसरा आता है माइनिंग सरदार का। ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही मस्त वैकेंसी है। मस्त क्यों है मैं बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले आप एक चीज गौर कीजिए, ओवरमैन में 65 सीट, 65 सीट, और माइनिंग सरदार में 144 सीट, 144 सीट। अगर आप प्राइवेट कंपनीज को देखेंगे या कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनीज को देखेंगे तो इतिहास में आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। प्राइवेट या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जो भी कंपनी होती है उसमें 144 सीट का वैकेंसी कभी नहीं आया है और आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। 144 सीट ये इंडिकेट करता है कि कहीं पे एक आध कोल ब्लॉक मिल चुका है जिसका नया शुभारंभ हो रहा है, या फिर समझ के चले कि नए माइंस खुले होंगे, उसमें मैन पावर का जरूरत होगा। 144 माइनिंग सरदार कभी नहीं देखने को मिलेगा। और उसमें भी सबसे खास बात यह है कि जब इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो कंपनी हमेशा माइनिंग सरदार में सिर्फ एक्सपीरियंस वाले को ही लेती थी, लेकिन इस बार क्या की है वो इस चीज को फुलफिल करने के लिए पहला तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि जो डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा के साथ साथ कोई भी स्टेचुअरी सर्टिफिकेट है, जैसे माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, सेकंड क्लास कुछ भी है आपके पास, ठीक। अगर आपके पास डिप्लोमा के साथ कोई भी स्टेचुअरी सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस का कोई जरूरत नहीं है। आप फ्रेशर हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा ओवरमैन है आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक सेकंड क्लास है आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए ये वैकेंसी फ्रेशर के मतलब एक्सपीरियंस का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी जो है वो है कि अगर आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, ठीक है, डीजीएमएस से, इसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डीजीएमएस सर्टिफिकेट और ओवरमैन के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस होगा एज ए माइनिंग सरदार, कम से कम ओवरमैन होगा तो और बेटर है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। अब देखिए मेन क्या है ना, कैटेगरी को कैटेगरी में डिवाइड करते हो तो अगर आपके पास ये है तो कोशिश कीजिएगा उसको चुनने का, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कोशिश कीजिएगा कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे अप्लाई करें, फायदा उससे होगा। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कहाँ फायदा होगा। उसके बाद तीसरा कैटेगरी, अभी आपके पास सरदार सर्टिफिकेट है, सरदार सर्टिफिकेट के बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। 27,000 रुपये यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, उसमें फिर 3,000 रुपये जोड़िए माइनस अलाउंस का, फिर उसमें 3,000 माइनस के मतलब 30,000 के आसपास आपका कट शट के ऑन ग्रोस अकाउंट में पैसा जाने वाला है, ठीक है। एवरेज 30,000 कंसोलिडेटेड पे। अब ये जो चीजें मैंने बताया, अब इसमें जो एक्सपीरियंस है वो डीजीएमएस के फॉर्मेट में चाहिए। डीजीएमएस फॉर्मेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। डीजीएमएस फॉर्मेट आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में ये जो डीजीएमएस फॉर्मेट कहलाता है, इस फॉर्मेट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्टर या एमडीओ वाला है या इस फॉर्मेट में भी अगर आपको देता है, इस फॉर्मेट में पर्टिकुलर इस फॉर्मेट में, तब भी चलेगा, ठीक है। इस चीज को देख लीजिएगा ध्यान से। एनेक्सर 10 जो है इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, और बाकी डीजीएमएस वाला अगर आपके पास है तो फिर ये एलिजिबल है। तो एक्सपीरियंस फॉर्मेट में होना चाहिए पर्टिकुलर, ओके। जरूरी नहीं किसी को प्रिंट कराइए, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए मोटा मोटे। अब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया, ठीक है। देखिए एचआरए कितना मस्त दे रहा है, 5,890 रुपया ओवरमैन का। 5,800 मतलब समझिए 6,000 रुपये आपको रेंट दे रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया सैलरी है। लेकिन अगर आपको क्वार्टर दिया जाता है, जैसे कुछ जगह है, पाकुड़ एक जगह है, पाकुड़ में WPDCL के अंदर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी चलती है, सब BGR माइनिंग है और भी कुछ कंपनीज है। तो यहाँ पे ये कंपनी मेजर कंपनी है, इसके बहुत सारे कोल ब्लॉक है, नॉर्थ साउथ ऐसा वैसा करके, तो उसमें भी मैन पावर का जरूरत पड़ता है। अगर वहां पे आपका पोस्टिंग हुआ तो वहां पे क्या है, उसका क्वार्टर खुद का बना हुआ है, तो वहां पे आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके जो दुर्गापुर के साइड में माइंस है, जो आसनसोल के साइड में माइंस है,
ठीक, अगर उसकी मैं बात करूं तो वहां पे आपको क्वार्टर हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो वहां पे आपको क्वार्टर की जगह पे एचआरए मिल सकता है। तो एचआरए को ज्यादा लोड नहीं लेने का, एचआरए को समझ के चलिए मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर क्वार्टर मिला तो एचआरए नहीं, एचआरए मिला तो क्वार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मंथली अलाउंस लिखा है इसको जोड़ के ही मैंने बताया, तो मोटा मोटी आपको सैलरी पता चल गया। 3% का इंक्रीमेंट है, नोटिस पीरियड 1 महीना का है इसमें। ठीक है, अगर नोटिस पीरियड कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 महीना की सैलरी जमा करके जाना होगा। एज लिमिट की बात करता हूँ, एज लिमिट है 32 साल। ठीक, लेकिन अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं, इसमें भी स्पेशल चीजें हैं। अगर वेस्ट बंगाल सरकार के अंदर में, ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर में अगर आपने SC ST सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट बनाया, OBC सर्टिफिकेट वाले खास ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि OBC सर्टिफिकेट इस डेट को अपडेटेड होना चाहिए, मतलब इस डेट पे आपका वैलिड होना चाहिए। रीजन, ओबीसी वाला आपको पता है बंगाल में बहुत बड़ा कांड हुआ था, घोटाला हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था, बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया था, टीचर वाला। ठीक है, तो उसके बाद अभी थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट हो गई है, जितनी भी कंपनीज है बहुत जांच परख के ले रही है। तो अगर आपके पास वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के आप बना सकते हो SC ST या OBC सर्टिफिकेट, पहले बन जाता था इजिली। अभी अगर आप बाहर के हैं तो शायद आपका ना बन पाए, लेकिन आपके पास अगर सर्टिफिकेट है इस पर्टिकुलर डेट 1/9/2025 भी अपडेटेड है तो फिर आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC है, SC ST है, नॉट वैलिड, आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरीज को कहते हैं। एज लिमिट रखा गया है 32 साल और जो SC ST वाले हैं उनका रखा गया, OBC वाले हैं 45 साल। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी का डिवीजन। अब सबसे पहले तो अगर आप बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल में आपका घर है, आप कोई भी कैटेगरी में, आप EWS हो, आप SC हो, आप ST हो, आप OBC हो, आप अनरिजर्व भी हो ना, तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा फायदा होने वाला है। प्लस दूसरा फायदा क्या है, अगर आप WBPDCL, इसके अंदर में बहुत सारी कंपनी चलती है, जैसे BGR माइनिंग हो गया, दिलीप बिल्डकॉन हो गया। ठीक है ना, मेरे को इसलिए इतना नॉलेज है क्योंकि पाकुड़ मेरा कॉलेज हुआ करता था, तो उस पूरे एरिया को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो BGR हो गया, दिलीप बिल्डकॉन हो गया, और भी जो कंपनीज है ना, ये कंपनीज में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं भाई, बहुत बड़ा गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है, अगर आप वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली काम करते हैं, या उसके अंदर में जो MDO या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी भी है छोटी छोटी, उसमें भी अगर आप काम करते हैं तो आपको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब ये प्रेफरेंस कितनी सीट का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है EC, जितने भी नाम पे EC लिखा हुआ है ना, अनरिजर्व EC, ठीक है, और यहाँ पे खोजी मिलेगा EWS EC, ठीक है, और खोजी मिलेगा SC EC, ठीक, और देखिए यहाँ पे मिलेगा ST EC, ओके, EC OBC EC2, है ना। तो ये जितने भी OBC B EC2, OBC वाले तो खैर जो आपका बंगाल वाले ST होंगे या OBC वाले होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, बंगाल के भी हों अब प्लस उस कंपनी में काम करते हो तो समझिए आपका नौकरी फिक्स है। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि इस क्राइटेरिया तक पहुंच नहीं पाएगा बहुत कोई। और जो बाहर के स्टेट के हैं, पहला तो है कि अनरिजर्व कैटेगरी आपका पूरी तरह से है, और 15 सीट जो है वो आपका पूरी तरह से है। ठीक है, मतलब बाहर के कैंडिडेट आराम से उसमें फाइट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई हक नहीं है किसी का। ठीक, दूसरा कंडीशन, अगर अनरिजर्व EC का सीट खाली चला जाता है, अनरिजर्व EC मतलब अगर जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है WBPDCL के अंदर, उस कंपनी में कैंडिडेट उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, भर नहीं पाते, आ नहीं पाते, तो उस कैटेगरी में फिर इन सीटों का लाभ आपको मिल सकता है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, बाकी जो बंगाल वाले हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप फिलहाल बाहर वाले हैं तो बाहर के इसको मानिए पूरा कंफर्म, और ये 8 सीट को थोड़ा सा कम चांस मानिए, लेकिन मान के चल सकते हैं आप। ठीक, अब दूसरा जो 144 सीट का माइनिंग सरदार का दिख रहा है, जो बंगाल के हैं बाबू, आपका नौकरी लग ही जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इंटरव्यू में आपका लग ही जाएगा, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको लग जाएगा, क्योंकि इस बार जो इंटरव्यू है उसका इवोल्यूशन 100% मार्क्स के हिसाब से होने वाला है। मतलब एक पैनल होगा, अंदर की बातें कैसे बताऊं, चलो ठीक है बता देता हूं। एक पैनल होगा, उस पैनल में 3 से 4 लोग बैठेंगे, ठीक है,
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो चुका होगा, उसके बाद ये चारों लोग आपको एक मार्क्स देंगे। आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाएगा, वो सवाल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हो सकता है, जिस पुराने कंपनी में आप काम कर सकते हो उसके बारे में भी हो सकता है, मशीनरीज के बारे में भी हो सकता है, मेथड ऑफ वर्किंग के बारे में भी हो सकता है, और टेक्निकल नॉलेज भी आपका चेक कर सकते हैं। तो ये लोग अपना इवोल्यूशन करेंगे, इवोल्यूशन करने के बाद 100 के हिसाब से आपको नंबर देंगे। हर किसी का अपना मार्किंग का पैटर्न होगा, मार्क्स के हिसाब से आपको एक नंबर दिया जाएगा। 100 में पकड़ के चलिए, 100 में मान के चलिए आपने 70 लाया, ठीक है, तो उसी तरह से हर कैंडिडेट का एक मार्किंग इवोल्यूशन होगा। उसके बाद उस नंबर के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और जिनका उस सीट के अंदर में फिट बैठ जाते हैं उनको फिर बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी अंदर की बात है भैया, बता दी आपको। अब ओवरमैन की अगर मैं बात करूं तो 144 सीट का वैकेंसी है। अब इसमें अनरिजर्व का देखिए 34 सीट है, मतलब बाहर वाले के लिए तो भाई 34 सीट है ही। अब जो कंपनी में काम करते हैं अपने आप को थपथपाइए पीठ। अगर आप WPDCL के अंदर में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए तो बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी भैया। 18 सीट रखा गया आपके लिए। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी अगर मतलब उस लायक है, उस काबिल है कंपनी के नजर में, ठीक है, कंपनी के नजर में आप उस लेवल के हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 18 सीट मायने रखता है। बाकी जो बंगाल वाले हैं वो अपना पीठ 4 बार थपथपाइए, क्योंकि ये ऐसा वैकेंसी आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको स्पेशल SC PWD कैटेगरी, SC EC ET कैटेगरी, OBC A का सीट 10 ठो, OBC A EC का 4 ठो, OBC B का 7 ठो, ठीक, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा यार। तो इसका फायदा जरूर उठाओ। सर्टिफिकेट नहीं बना है, बनवा लो। क्या करना पड़ता है बनाने के लिए आपको पता ही है, आप बंगाल में रहते हो तो आपको ही सिस्टम पूरा पता है, ठीक है। तो आप बना लो, कुछ भी करके बना लो, लेकिन बना लो, आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चल अब आते हैं आगे। अब ये तो मैंने बता दिया सीट वाला, ठीक है। अब जो स्पोर्ट कोटा वाले हैं, स्पोर्ट कोटा मतलब ऐसा नहीं कि जो नेशनल खेले हैं या इंटरनेशनल खेले हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक गैजेट आया था, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 49 EMP 1 2598 1/3/2011। उसमें बोला गया था भाई स्पोर्ट कोटा वाले जो भी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको प्रमोट करना चाहती है, उसके लिए जो भी फील्ड ऐसे हैं जहां पर स्पोर्ट कोटा में भर्ती हो सकता है उनको वायरता दी जाए, प्रेफरेंस दिया जाए, कुछ तो उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे किनको बेनिफिट मिलेगा? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, स्विमिंग जानते हैं, सॉरी, साइकिलिंग है, बास्केटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, खो खो, फुटबॉल, रेसलिंग, कबड्डी, टेनिस, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, जूडो, राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, टेनिस, एथलेटिक, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, अगर इन कैटेगरी में से किसी में भी है और आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है या नेशनल लेवल पे खेला है या इंटर यूनिवर्सिटी क्या होता है, 2 ठो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लेवल पे अगर आपने खेला है, या फिर स्कूल लेवल पे भी आपने खेला है, 2 अलग अलग जो स्टेट लेवल सॉरी इंटर जो स्टेट होता है उसमें स्कूल लेवल पे भी अगर आप खेले हैं, तो उस केस में फिर आपको एक कंपिटेंट अथॉरिटी से लेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हर किसी का कंपिटेंट अथॉरिटी दिया हुआ है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट पहले से है तो फिर आपको जरूरत नहीं बनाने का, और अगर नहीं है तो फिर आप उस सर्टिफिकेट को इनमें से किसी से भी साइन कराएंगे और फिर अप्लाई करेंगे। उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे दिया लिखा हुआ है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल वाले को दिया जाएगा। इसके बाद अगर भारत में आप कोई भी कैंडिडेट है, भारत में, पूरे भारत में, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा भाई, सब याद रखिएगा। सिर्फ बंगाल वाले के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट अगर आप हैं और स्पोर्ट कोटा में हैं, पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं, अगर पूरे भारत में से कोई भी है और इस कैटेगरी में फिट बैठ है तो बना लीजिएगा, आपको बेनिफिट इसका मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे SC ST के लिए बहुत सारे चीज लिखा हुआ है। OBC वाला जो बहुत नया नया जो सर्कुलर आया है यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। लीगल प्रोसीडिंग वाला भी थोड़ा वैकेंसी जब भी निकल रही है तो बहुत साफ सुथरे रह रहे हैं, पहले से बहुत कुछ मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, पर्सनल इंटरव्यू जो मैंने कहा था भैया, देखिए 100 नंबर का है, 100% वेटेज मिलेगा, ठीक है। अब ये वेटेज मान लीजिए 100 का 100 नंबर, मतलब 2 कैंडिडेट का सेम नंबर हो गया तो फिर डेट ऑफ बर्थ हुआ देखा जाएगा, ठीक। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, स्कैन फोटो कॉपी वगैरह सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा, साइन मतलब फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो कॉपी जो भी है जेरॉक्स या ओरिजिनल उसको आपको स्कैन कर करके अपलोड करना पड़ेगा, फिर आप करेंगे, ओके। डेट ऑफ अप्लाई की बात करूं तो 12/9/2025 से 13/10/2025 तक आपका डेट है, ठीक है। अब कुछ विशेष बातें जो आप आउट ऑफ सिलेबस है
कुछ विशेष बातें जो मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप WBPDCL की चाहते हैं कि आपका यहाँ पे जॉब हो जाए, तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे आप, तो आपका चांस है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब होने का, ठीक है। सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस बेसिस पे भरे। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस दिखेगा उतना ज्यादा इंटरव्यूअर के नजर में आप आएंगे। शॉर्टलिस्टिंग होता है, देखिए नाम का है भाई, डॉक्यूमेंट जो आपका दिख रहा है ना PDF, वो नाम का है। अब जब कैंडिडेट बहुत ज्यादा पहुंचेंगे ना, होता क्या है जब कैंडिडेट कम रहता है तो थोड़ा सा हर किसी को मौका दिया जाता है, लेकिन जब कैंडिडेट दुनिया भर का पहुंच जाता है, जो कि चांस है कि पहुंचेगा बाबू, 144 सीट आपको दिख रहा है ना माइनिंग सरदार का, नहीं भी तो 2000 बच्चे यहाँ पे पहुंचेंगे। NTPC का इंटरव्यू हुआ था, आप रिकॉर्ड है, पता कर लो आप, 1.5 से 2000 बच्चे पहुंचे थे, ठीक है, जो रांची में पड़ा था इंटरव्यू। ऐसे ऐसे बहुत सारे, जिंदल का इंटरव्यू जब हुआ था तो वहां पर भी 1000-1500 लौंडे पहुंच गए थे, तो यहाँ पर भी पहुंचेंगे लोग, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कहीं पे है, नहीं बना है, बन सकता है, थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाओगे बन सकता है, पहले से आप किए हो कहीं पे जॉब, रुका हुआ एक्सपीरियंस, तो अगर आप कर सकते हो ना तो एक्सपीरियंस ले लो, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा उसका, एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुछ खास टॉपिक पे विशेष ध्यान दे दो। टेक्निकल नॉलेज इतना स्ट्रांग रखो कि भाई उसको सोचना पड़े कि अरे यार ये बंदा को नहीं लिए तो भाई पाप लगेगा मुझे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा, अरे एक सेकेंड यार, सॉरी यार, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आपको कुछ विशेष टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले माइंड मशीनरी, माइंड मशीनरी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से जानकारी ले लो, ठीक है। माइंड मशीनरी में टिपर से लेकर के, डंफर से लेकर के, डोजर से लेकर के, जितने सॉवेल होते हैं, सॉवेल के टाइप, बैक हो, फ्रंट हो वगैरह, ये सबका जानकारी ले लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो। जितने मशीनरी आते हैं माइंड मशीनरी में, कोशिश करो उसको एकदम स्ट्रांग कर लो। खासकर जो ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में चलती हैं मशीनें, उस पर विशेष ध्यान देने का, एक एक चीज को चार्ट लेने का, रट लेने का, इसका ग्रेडियंट कितना, उसका ग्रेडियंट कितना, ये किसमें चलेगा, वो किसमें चलेगा, इससे रिलेटेड सेफ्टी फीचर कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद जो माइंड वर्किंग होता है ना, माइंड वर्किंग खासकर ओपन कास्ट का, इसको अच्छे से आप पढ़ लो। माइंड वर्किंग ओपन कास्ट का एक छोटे से छोटे चीज, डंपिंग से लेके इंटरनल डंप, एक्सटर्नल डंप, टेलीस्कोपिक डंप, जितने टाइप के डंप होते हैं, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बर्म है तो बर्म का डायमेंशन क्या होता है, पैरापीट है तो पैरापीट का क्या होता है, ड्रेन बना रहे तो ड्रेन का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, एक एक चीज को पढ़ लो, ठीक। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है तब तो पढ़ लोगे तो भाई चांदी चांदी आपका, फिर तो आपका होना ही होना है ना। इसके बाद आपने माइंड वर्किंग पढ़ा, माइंड मशीनरी पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ जनरल सेफ्टी से रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी। माइंस एक्ट रूल, CMR वगैरह जो है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। EFT वगैरह कुछ पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जनरली देखा गया है कि जब इंटरव्यू होता है WPDCL के द्वारा, जो पहले के इंटरव्यूज ली गई है, उसमें जनरली ये उनका फेवरेट टॉपिक रहता था, माइंड मशीनरी, माइनिंग वर्किंग, जनरल सेफ्टी। अगर पिछले कंपनी में आप काम किए हैं तो उसके बारे में पूछ देता है, कितने सिम पाए गए थे, सिम का थिकनेस कितना था, कौन कौन से सिम पाए गए थे, कितना आपका जूलॉजिकल, वहां पे क्या क्या जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह थे, है ना, वाटर टेबल आ गया था तो कैसे डील किया था, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, वो सब भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर कहीं काम करते थे पहले, आप ध्यान दीजिएगा, अगर पहले कहीं काम करते थे तो मशीनरी का SOP मंगा लीजिए आप, मशीनरी का SOP मंगा लीजिए, उस माइंस का SMP मंगा लीजिए, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जितने भी मशीनरी है, मशीनरी का डिटेल मंगा लीजिए, कौन से मॉडल का डंपर चलता था, ठीक है, कितना टन कैपेसिटी का डंपर था, उसका अगर लोडर चलता था तो लोडर कितना कैपेसिटी का था, उसका कितना मीटर क्यूब का बकेट था। तो ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें, कौन से कंपनी का था, कौन से मॉडल का था, अगर वॉल्वो का था तो वॉल्वो में कौन से मॉडल का था, ये सब मॉडल भी अपने ध्यान से जरूर देख लेंगे।
क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में आप बैठे हो, चाहे आप जिंदल के एग्जाम में बैठे हो, चाहे आप डब्ल्यूबीडीसीएल के एग्जाम में बैठे हो, इन सभी जगह पे इन क्वेश्चन, ये जब जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होता है। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ भैया क्योंकि मैंने बहुत घिसा अपने आप को, मेरा किस्मत बहुत खराब था, ठीक है। मैं बहुत जगह पे इधर उधर लात खाया हूँ, बहुत जगह पे जॉब किया हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल भी किया हूँ, स्टेट गवर्नमेंट भी किया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी किया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा भी किया हूँ, मेटल में भी किया हूँ, कोल में भी किया हूँ। तो कह सकते हैं कि या तो मेरा किस्मत बहुत खराब रहा होगा कि मुझे हर जगह घूमना पड़ा, या तो कह सकते हो कि तजुर्बा मुझे हो चुका है, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं इसलिए ये सब बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इन सभी इंटरव्यूज को झेला है, देखा है, तो इसीलिए मुझे इनका पैटर्न पता है। और वहां पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे बात करने के बाद समझ में आता है कि किस चीज पे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो काम का है तो लाइक कर दो। अगर आप ओवरमैन का क्लासेस करना चाहते हो कोल इंडिया एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप एक व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं एक नया बैच स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, फ्रेश बैच। उसमें लाइव लेक्चर भी पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड नहीं रखना चाहता, मैं लाइव पढ़ाऊंगा और लाइव का ही रिकॉर्डिंग डाल के मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा अपने तरीके से, नए तरीके से। पुराने वाले लेक्चर नहीं डालूंगा उसमें मैं, ठीक है, पुराने वाले नोट्स भी नहीं डालूंगा उसमें मैं, नई तरीके से पढ़ाऊंगा, अलग तरीके से आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। कोल इंडिया का, मैं खुद कोल इंडिया में जॉब करता हूं, इसलिए कोल इंडिया का जो पैटर्न है मुझे अच्छे से पता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो। और आपको पता ही है कि मेरा बैच जो भी होता है उसमें लिमिटेड रखता हूँ मैं सीट, उससे ज्यादा मैं बाद में ले नहीं पाता। चलिए, आई होप छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।